Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, ये आज हमारा चैप्टर नंबर 7 का 4th लेक्चर है। इसमें हम दो बड़े ग्रुप्स प्रोटिस्ट के बल्कि प्रोटोजोन के हम डिस्कस करेंगे। एक ग्रुप का टाइटल है सिलिएट्स और दूसरे ग्रुप का टाइटल है फोरामिनिफेरेंस। तो डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलिएट, इनको सिलिएट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको सीलिया कहा जाता है। अच्छा, सबसे पहले इनकी शक्ल सूरत की अगर हम बात करें तो जितने भी सिलिएट हैं वो सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। इनमें जैसे हमने प्रोटोजोन में ये बात डिस्कस की थी कि ऑल द प्रोटोजोन आर यूनिसेलुलर। उसके बाद इनकी जो बॉडी सरफेस है उनके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको पेलिकल कहा जाता है। अच्छा, ये कवरिंग चूँकि फ्लेक्सिबल होती है इस वजह से चेंज होती रहती है, लेकिन इस कवरिंग का फ़ायदा ये होता है कि इनको एक प्रॉपर शेप मिल जाती है, लेकिन वो शेप थोड़ी बहुत बदलती रहती है। जैसे आपको यहाँ डायग्राम में नज़र आ, तो ये जो ग्रीन कलर की जो मैंने शेड दी है, कवरिंग बनाई, ये पेलिकल है, तो ये बेसिकली फ्लेक्सिबल होती है। इसकी वजह से तो ज़्यादातर जो सिलिएट हैं उनके सेल्स के बाहर ये कवरिंग मौजूद होती है और इस कवरिंग को पेलिकल कहा जाता है। तो दे आर विद फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग्स, तो इनके सेल के बाहर एक आउटर कवरिंग होती है जिसको पेलिकल कहा जाता है। पेलिकल की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये सिलिएट्स को एक वाज़ेह लेकिन चेंजेबल शेप देती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा बोर्ड के पेपर में भी आया है कि व्हाट इज़ पेलिकल। अच्छा, उसके बाद लोकोमोशन, जैसे पैरामीशियम की एग्जांपल लें तो पैरामीशियम का जो सेल है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, उसकी सरफेस के ऊपर काफ़ी छोटे छोटे बहुत ज़्यादा बाल की तरह या धागे की तरह के स्ट्रक्चर मौजूद हैं। उन स्ट्रक्चर को सीलिया कहा जाता है। तो अगर आप देखें ये जो रेड कलर के छोटे छोटे स्ट्रक्चर ड्रा किए गए हैं तो ये सीलिया है। तो द सरफेस ऑफ सेल, पैरामीशियम के अंदर जो सेल की सरफेस है इज कवर्ड विद थाउजेंड ऑफ फाइन थ्रेड, छोटे छोटे धागों की तरह स्ट्रक्चर जो है उनसे कवर है जिसको सीलिया कहा जाता है। और ये सीलिया बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं जैसे कश्ती का चप्पू। जैसे कश्ती का चप्पू क्या करता है, पानी को पीछे धकेलता है तो आप कश्ती आगे जाती है, तो इसी तरह सीलिया बिल्कुल काम करते हैं। सीलिया पानी को पीछे धकेलते हैं तो सीलिया आगे जाते हैं, सीलिया पानी को आगे धकेलते हैं तो सीलिया ऑर्गेनिज्म है वो पीछे जाते हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेशन बड़ी होती है क्योंकि हमारे पास हज़ारों की तादाद में सीलिया हैं। जैसे एक कश्ती है उसमें 3 लोग बैठे हैं तो उनके हाथ में 6 चप्पू होंगे, हर एक के हाथ में 2-2 चप्पू होंगे। अगर एक शख्स पानी को आगे धकेले, एक शख्स पानी को पीछे धकेले तो कश्ती कभी भी सही तरह नहीं चल सकती। हाँ, अगर कश्ती को एक डायरेक्शन में लेके जाना है तो सारे चप्पू एक ही डायरेक्शन में पानी को, अगर उन पानी को पीछे धकेल रहे हैं तो कश्ती आगे जाएगी, अगर चप्पू पानी को पीछे धकेल रहे हैं तो यानी आप कह सकते हैं अगर चप्पू पानी को आगे धकेल रहे हैं कश्ती पीछे जाएगी। तो इसी तरह जितने भी ये सीलिया मौजूद हैं, ये जब काम करते हैं, जब ये बीट करते हैं, जब ये मूव करवाते हैं, तो इनके अंदर इतनी कोऑर्डिनेशन है कि ऑर्गेनिज्म एक ही डायरेक्शन में जाएगा। यानी आप कह सकते हैं सीलिया अगर पानी को पीछे धकेलेंगे ऑर्गेनिज्म आगे जाएगा, पानी को आगे धकेलेंगे ऑर्गेनिज्म पीछे जाएगा। टर्न करने के लिए भी ये एक ही अंदाज में काम करेंगे। तो बीटिंग ऑफ सीलिया, जब सीलिया काम करते हैं, सीलिया बीट इन सच ए प्रिसाइजली का मतलब बिल्कुल सही अंदाज में, तो ये सारे सीलिया एक ही अंदाज में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं और ऑर्गेनिज्म को या तो आगे धकेलते हैं या पीछे धकेलते हैं या उसको मोड़ते हैं। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिज्म वो सिसाइल है। सिसाइल का मतलब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो एक ही जगह खड़ा रहे वो सिसाइल कहलाता है और ज़्यादातर ये चट्टानों के साथ अटैच होते हैं जो सिलिएट सिसाइल होते हैं। उसके बाद न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन में जो सीलिया हैं ये पानी के अंदर वाटर करंट प्रोड्यूस करते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे फॉर एग्जांपल एक शख्स दरिया के किनारे बैठा और उसकी कोई गेंद या कोई बॉल थोड़ा सा दरिया में आगे करके गिर जाए तो वो क्या करे कि जो दरिया के किनारे बैठा वो पानी को ना ऐसे करना शुरू कर दे, तो आप देखेंगे पानी ना उसकी डायरेक्शन में मूव करना है, जो लहरें बनेंगी जो उसकी तरफ आना शुरू होंगी। तो जब लहरें उसकी तरफ आएंगी तो साथ लहरों के साथ जो चीज़ मौजूद है वो भी उसके पास आना शुरू होगी। तो ये बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं कि ये पानी को अपनी तरफ ऐसे खींचते हैं
जिससे वाटर करंट यानी पानी की लहरें प्रोड्यूस होती हैं, और जब पानी इनकी तरफ बहना शुरू हो जाता है, और जब पानी बहता है तो जो पानी के साथ फूड मौजूद है वो भी इनकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं। तो मोस्ट सीलिएट बीट दियर सीलिया, जब वो सीलिया को बीट करवाते हैं, सीलिया की वजह से वाटर करंट्स, पानी में लहरें पैदा होती हैं, और ये लहरें फूड को खींचती है इनकी तरफ। अच्छा, जो सीलिया का फूड है वो बैक्टीरिया है और या छोटे छोटे प्रोटिस्ट है। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं कि सीलिएट का फूड क्या है। ऑस्मोरेगुलेशन से क्या मुराद है कि पानी और साल्ट को मेंटेन रखना, यानी यूजुअली हम पानी को मेंटेन रखने से रिलेटेड ऑस्मोरेगुलेशन को लेते हैं। तो ऑस्मोरेगुलेशन में क्या है, बॉडी में पानी कम हो तो इन्वायरमेंट से ले लिया जाता है, अगर बॉडी में पानी ज़्यादा उसको निकाल दिया जाता है। तो जितने भी फ्रेश वाटर सीलिएट हैं उनकी बॉडी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि उनकी बॉडी में मुसलसल पानी इंटर हो रहा होता है। तो उनके पास एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको कंट्रक्टाइल वैक्यूल कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर बेसिकली पानी को बाहर निकालता है, और इसका मतलब है कि जितने भी सीलिएट है उनकी बॉडी में हमेशा पानी की जो अमाउंट है वो मेंटेन रहती है, क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर को कंट्रक्टाइल वैक्यूल कंट्रक्टाइल वैक्यूल काम कैसे करती है, पानी को पहले स्टोर कर लेता है और फिर प्रेशर के जरिए से बाहर इजेक्ट करता है। अच्छा, इनमें दो किस्म के न्यूक्लियाई हैं, बाकी ज़्यादातर जो प्रोटोजोन में उसमें सिंगल न्यूक्लियाई। इनमें दो किस्म के न्यूक्लियाई होते हैं, मैक्रोन्यूक्लियाई, माइक्रोन्यूक्लियाई। मैक्रोन्यूक्लियाई पोलीप्लॉइड होते हैं। पोलीप्लॉइड क्या होते हैं, डिप्लॉइड क्या होते हैं, ये हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो क्लोनिंग का टॉपिक है उसमें ये डिटेल से डिस्कस किया था। मैं यहाँ थोड़ा सा इशारा दे देता हूँ कि हमारे पास पोलीप्लॉइड वो न्यूक्लियस होता है जिसमें मैनी सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और डिप्लॉइड वो न्यूक्लियस होता है जिसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अगर आपने इनकी प्रॉपर डेफिनेशन देखनी है तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम क्लोनिंग के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। तो पोलीप्लॉइड न्यूक्लियस का फंक्शन सीलिएट में क्या है, ये ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है ये रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। अक्सर यही क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियाई इन सीलिएट, और ये काफ़ी दफ़ा बोर्ड के पेपर में आ भी चुका है। उसके बाद कंजुगेशन क्या है, कंजुगेशन के बारे में हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था। दो डिफरेंट चीज़ों का मिलना कंजुगेशन कहलाता है। बैक्टीरिया जो पिछला चैप्टर है इसमें भी हमने डिस्कस किया था कि दो बैक्टीरिया जब इकट्ठे होते हैं वो अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। तो इसमें भी कंजुगेशन बेसिकली सेक्सुअल प्रोसेस है जिसमें दो सीलिएट एक दूसरे के करीब आते हैं और अपना जो जेनेटिक मटेरियल वो एक्सचेंज करते हैं, कंजुगेशंस। तो ये स्पेशल सेक्सुअल प्रोसेस है जिसमें टू सीलिएट्स कम क्लोज टू ईच अदर एंड एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल। तो कंजुगेशन के ज़रिए से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या, जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो। आगे इसकी एग्जांपल्स हैं, पैरामीशियम है, वर्टिसिला है, स्टेंटर है। तो ये इसकी, और स्टेंटर के बारे में आपने याद रखना है कि ये सिसाइल सीलिएट है। तो इन तीनों ऑर्गेनिज्म की जो डायग्राम्स है वो आपको यहाँ नज़र भी आ रही होंगी कि पैरामीशियम, उसके बाद वर्टिसिला, स्टेंटर, ये तीन ऑर्गेनिज्म हैं जो सीलिएट के ग्रुप के अंदर आते हैं, जो आपकी बुक के अंदर मेंशन है। स्टेंटर के बारे में आपने थोड़ा सा ज़्यादा जहन में रखना है क्योंकि ये सिसाइल सीलिएट है। उसके बाद अगला जो हमारे पास ग्रुप है फोरामिनिफेरेंस, सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। प्रोटोजोन के बारे में हम बार बार डिस्कस करें, वो सारे क्या है, यूनिसेलुलर। अच्छा, इनकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि इनके शेल के इर्द गिर्द, इनके सेल के इर्द गिर्द शेल होता है, शेल होता है, और शेल को हम टेस्ट भी कह सकते हैं, टेस्ट कवरिंग को कहा जाता है। और इस शेल का जो मटेरियल है वो कैल्शियम है। जैसे आप ये समझिए कि ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये इनका शेल है, और ये किल से फोरामिनिफेरेंस के अंदर ये शेल किससे बना होता है, कैल्शियम से बना होता है। और इस शेल के अंदर पोर्स होते हैं, जो ये रेड कलर के आपको नजर आ रहे हैं ये पोर्स हैं। इन पोर्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो सेल मेम्ब्रेन के जरिए से बाहर निकला होता है, यानी अलोंग विद सेल मेम्ब्रेन इनका जो साइटोप्लाज्म है वो बाहर निकल के एक स्टिकी नेट, एक नेटवर्क बनाते हैं। यहाँ तो मैंने थोड़े से प्रोजेक्शन ड्रा किए हैं, तो बेसिकली आपको यहाँ डायग्राम में नज़र आ भी रहा होगा। ये इतने थोड़े नहीं होते बल्कि ये बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन है जो बाहर निकले होते हैं, और ये प्रोजेक्शन एक नेट बनाते, एक जाल बनाते हैं, और वो जाल क्या करते हैं, दैट इंटेंगल द प्रे, ये प्रे को इंटेंगल करता है। जैसे आपको ये डायग्राम में आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, तो इसमें कितने सारे साइटोप्लाज्मिक जो प्रोजेक्शन है वो शेल से बाहर निकले हुए हैं।
तो ये मैरीन ऑर्गेनिज्म है, इनके सेल के बाहर शेल होता है, शेल को टेस्ट भी कहा जाता है। और टेस्ट किससे बना होता है? कैल्शियम से। अक्सर ऑब्जेक्टिव इस तरह पूछ लिया जाता है, द टेस्ट ऑफ फोरामिनिफेरेंस इज मेड अप ऑफ कैल्शियम। तो टेस्ट शेल को कहा जाता है। उस शेल के अंदर पोर्स होते हैं, उस पोर से साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन बाहर निकले होते हैं, ये निकल के एक नेटवर्क बनाते हैं और इस नेटवर्क का काम क्या है? ये प्रे को या शिकार को पकड़ता है। उसके बाद लोकोमोशन, इसमें चूंकि लोकोमोटरी आर्गन नहीं होते तो ये जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है यही, और हमने अमीबा के टॉपिक में भी डिस्कस किया था, तो ये जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है इनको सोडोपोड्स कहा जाता है, सोडोपोडिया कहा जाता है। ये जिस डायरेक्शन में ये ज्यादा बनेंगे उसी डायरेक्शन में ऑर्गेनिज्म मूव करेगा। तो यानी आप कह सकते हैं ये सोडोपोड्स के जरिए से मूव करते हैं। उसके बाद इनकी इन्वायरमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है? तो जब फोरामिनिफेरेंस चूंकि मैरीन ऑर्गेनिज्म है, जब इनकी डेथ होती है तो इनके शेल बड़े काम के हैं। तो जो डेड फोरामिनिफेरेंस है, जब ये ओशन की यानी जो समंदर है उसके बॉटम में ये डूब जाते हैं मरने के बाद, तो वहाँ ये पहले गारा बनाते हैं, मड बनाते हैं, और वो जो मड है फिर वो चाक में कन्वर्ट होता है। और जो पास्ट के फोरामिनिफेरेंस है, अब समंदर में बाज़ जगह बहुत ज़्यादा ना चूने के पहाड़ हैं, आप कह सकते हैं डिपॉजिट हैं, जो लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट हैं। तो बेसिकली साइंटिस्ट का ख्याल है कि पास्ट के अंदर जो फोरामिनिफेरेंस है उनके मरने से ये लाइम डिपॉजिट बने हैं। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट है ये पास्ट के फोरामिनिफेरेंस के मरने से बने हैं। आगे इसकी एग्जांपल है फोरम्स। तो फोरम्स की जो डायग्राम है वो आपको नज़र आ भी रही होगी। तो ये फोरामिनिफेरेंस से रिलेटेड है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मैरीन ऑर्गेनिजम्स हैं इसके अंदर। ये जितने भी ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर इनमें मैरीन है। तो ये दो बड़े ग्रुप्स थे जो आज हमने डिस्कस किए हैं। तो इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज के लिहाज से ये वाली कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इंपॉर्टेंट है। ये कैल्शियम एमसीक्यूज के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आप कह सकते हैं स्टेंटेटर एमसीक्यूज के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आप कह सकते हैं न्यूक्लियाई, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। कंजुगेशन ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। जो पेलिकल है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपने जहन में रखने हैं, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।